जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम NCERT क्लास 6 का हिस्ट्री का फर्स्ट अध्याय क्या, कब, कहाँ और कैसे पढ़ेंगे। आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे या आप पढ़ भी सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं पढ़ना। रसीदा का सवाल है। रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। कैसे पता लगाएं? आगे बढ़ते हैं। कैसे पता लगाएं कि 100 साल पहले क्या हुआ था? रसीदा का सवाल है। यह जानने के लिए कल क्या हुआ था तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था ये कैसे जाना जा सकता है? अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं? अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों, शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे और कौन सी कहानियां सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन से गीत गाते थे, लोग कहाँ रहते थे। मानचित्र 1 पृष्ठ संख्या 2 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। तो ठीक है, हम पता लगाते हैं यहाँ पे नर्मदा नदी के बारे में। तो हम यहाँ पे देखते हैं नर्मदा नदी। यहाँ पे आपको नर्मदा नदी दिख रहा होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे है नर्मदा नदी। और कुछ हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको गंगा नदी दिख रहा होगा, यहाँ पे भी गंगा नदी दिख रहा होगा। खैर, हम इसको अभी छोड़ते हैं। अभी हम पहले पूरे अध्याय को जानते हैं, क्या है अध्याय में हमें कहा जा रहा है। पहले हम इस अध्याय को जानते हैं, तब हम आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ से हम शुरू करते हैं। लोग कहाँ रहते थे? मानचित्र में नर्मदा नदी का पता लगाएंगे हम बाद में। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोग में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट यानी शिकार भी करते थे। आखेट का अर्थ होता है शिकार। आगे की ओर बढ़ते हैं हम। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियां का पता लगाओ। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप इसे हाईलाइट भी कर सकते हैं। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ, क्या कह रहा है, सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ का पता लगाओ। उसके बाद कह रहा है इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पहले ना 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ फसलों को उपजाना आरंभ किया। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय जैसे पशुओं को पालतू बनाया। भेड़, बकरी, गाय जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियां का पता लगाओ। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहां कृषि का विकास हुआ, जहां
सबसे पहले चावल उपजाया गया वे स्थान विंध्या के उत्तर में स्थित है। तो हम देखते हैं विंध्या के उत्तर में स्थित। यहाँ पे हम मानचित्र पे आ जाते हैं। देखिए दोस्तों, मानचित्र से हम किसी भी चीज़ को आसानी से समझ सकते हैं। इसीलिए बच्चों की किताब में आप देखते होंगे बड़े बड़े चित्र बनाए जाते हैं, जिससे उसको अनुभव हो सके ये क्या। इसी तरह हमारे भी किताब में देश का किसी भी जगह का मानचित्र बना के दर्शा दिया जाता है, जिससे हम ये अनुभव कर सके कौन सा चीज़ किस स्थान पे है। यहाँ पे हम उपमहाद्वीप का प्राकृतिक मानचित्र देख सकते हैं, भारत का है। यहाँ पे आपको कुछ कुछ दिख रहा होगा। यहाँ पे आपको हम एक चीज़ दिखाना चाहते हैं। इसमें हिमालय दिया हुआ है, यमुना नदी था। खैर अभी इसको छोड़ते हैं, हम आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन हम कुछ कुछ पहाड़ियाँ जो आपको बताए थे आगे उसको बताते हैं। यहाँ पे है गारो की पहाड़ियाँ, देख सकते हैं ब्रह्मपुत्र नदी है, गारो की पहाड़ियाँ हैं। हम वहाँ पे पढ़े थे। विंध्या की पहाड़ियाँ यहाँ पर है। ठीक है दोस्तों, विंध्या की पहाड़ियाँ में सुलेमान और किरथल यहाँ पे है। सुलेमान और किरथल जो अभी पाकिस्तान में पड़ता है यहाँ पे, ये हम देख लिए। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ये हिमालय है जो नेपाल में है, नेपाल से शुरू होता है। आगे की ओर हम अब बढ़ते हैं। आगे की ओर हमें बढ़ना चाहिए। अब यहाँ से हम कुछ आपको बताने की चेष्टा करते हैं। म- मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाओ। कब अब पहले हम मानचित्र पर सिंधु और उसकी सहायक नदियों का पता लगाते हैं। सहायक नदियों का मतलब होता है, जैसे दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, ये मान लीजिए सिंधु नदी जा रही है। इससे मिलने वाली सभी रास्ते में जितनी भी नदियाँ मिल जाएगी, ये सभी सहायक नदियाँ कहलाती है। जैसे मान लीजिए ये ए हो गया सिंधु नदी, और बी, सी, डी ये सब सहायक नदियाँ हैं। तो इसका इसका नदी हो गया ए, सहायक नदी हो गया बी, सी, ऐसे करके आप समझ सकते हैं। तो हम पहले सिंधु नदी की सहायक नदियाँ का पता लगाते हैं मानचित्र में, जिसे हम आसानी से लगा सकते हैं। सबसे पहले आपको इसमें सिंधु नदी खोजना है। आपको सिंधु नदी दिख रहा होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंधु नदी। यहाँ पे आपको आसानी से दिख रहा होगा दोस्तों, सिंधु नदी यहाँ पे आसानी से आप देख सकते हैं। सिंधु नदी को देखना आपको नहीं है, आपको इसकी सहायक नदियों को भी देखना हो। जैसे हम आपको ABCD के माध्यम से यहाँ पे आपको बताए थे, उसी तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। सिंधु नदी यहाँ पे है, इससे मिलने वाली नदी देख सकते हैं आप। सत सतलुज नदी है, रावी नदी, चेनाब नदी, झेलम नदी, जितना भी यहाँ पे नदी है, सारी नदी लगभग सिंधु घाटी या सिंधु नदी में मिल जाती है। यहाँ पे आपको राजस्थान का भाग दिख रहा होगा। ये सारी जितनी भी नदियाँ हैं, ये सभी सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। मानचित्र में हम सिंधु नदी का पता लगा लिए और इसकी सहायक नदियों को भी देख लिए। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो हम अभी पहले आपको बता चुके हैं, कुछ वही यहाँ पे लिखा हुआ है। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है लगभग 4700 वर्ष पूर्व। इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले गांव व इसकी सहायक नदियां के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। ये क्या हो गया, एक मिनट दोस्तों आप रुक सकते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है दोस्तों, गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। दोस्तों हम सभी नदी का मैप में बाद में देखेंगे, पहले हम कुछ पढ़ लेते हैं, इसको हम बाद में देख लेंगे। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान में बिहार के नाम से जाना जाता है। कुछ समझे दोस्त? गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन में मगध, वर्तमान में बिहार नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे, यानी मगध बिहार के शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल एक राज्य स्थापित किया था।
एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। आगे चलते हैं दोस्तों। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्सों से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्र के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी कभी काफिले में तो कभी कभी जहाज में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते देते हुए एक स्थान से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचार को जानने का अवसर मिला। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? एक बार फिर से मानचित्र एक को देखो, जो हम अभी नहीं देखेंगे, हमें अभी पढ़ना है। पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्रा- प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। यहाँ पे बड़ी अच्छी बात लिखी हुई है। पहाड़, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा मतलब एक सीमा का निर्माण करता है। हालांकि लोगों के लिए इस इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वत की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्र को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्ष से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीके के बारे में एक दूसरे के विचार को अपनाते रहे। देश के नाम। अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नाम का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है। यहाँ पे आपको एक पॉइंट नोट कर सकते हैं। अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नाम का प्रयोग करते हैं, जो कुछ समय पहले विवादों में भी था। यहाँ पे आप इतिहास में पढ़ सकते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है। इंडिया शब्द अगर पूछा जाए तो इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। संस्कृत में जिसे सिंधु कहा जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिया मतलब इंडस, इंडस को संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। यहाँ पे कह रहा है अपने एटलस में ईरान तथा यूनान का पता लगाओ। लगभग यहाँ पे देख सकते हैं लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। यहाँ पे आपको नोट करने वाली बात, इसको आप फिर से ध्यान से सुनेंगे। हम जो कह रहे हैं देश के नाम। अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नाम का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पहले पूर्व मतलब पहले उत्तर और पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिदोस मतलब सिंधु नदी को हिदोस अथवा इंदोस और इसी नदी के पूर्व में स्थित भूमि मतलब पूर्व में भूमि प्रदेश मतलब पूर्व में स्थित
गांव को इंडिया कहा। ये विदेशी यात्रियों ने इंडिया कहा। भारत नाम, आगे बढ़ते, भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। भारत नाम का प्रयोग उत्तर और पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था, इन विदेशी यात्रियों के द्वारा। इस समूह का उल्लेख संस्कृत के आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। अतीत के बारे में कैसे जानें? अभी तो हम अतीत के बारे में जान रहे हैं पढ़ के, लेकिन पहले ये सवाल होता था जब पढ़ाई का दौर नहीं था, तो अतीत के बारे में हम कैसे पता किया जा कर सकते हैं? अभी तो हम किताब के माध्यम से, अतीत के बारे में वीडियो के माध्यम से, किसी भी माध्यम से, बहुत माध्यम में हम जान सकते हैं। लेकिन हजारों साल पहले की अतीत के बारे में पहले के लोग कैसे जानते, इसके बारे में इस अध्याय में चर्चा की जा रही है। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना, पढ़ना। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू, जिसका अर्थ हाथ है, से निकला है। ये पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुज्र नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। अब हमको आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ पे हमको कुछ खास नहीं दिख रहा है, यहाँ पे आप इसको भी पढ़ सकते हैं। पांडुलिपि के बारे में यहाँ पे साइड में चर्चा किया गया, जिसको आपको जान लेना चाहिए। ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया। उनके हिस्सों को एक साथ अलग अलग बांध काट कर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भोज्र पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यही है पांडुलिपि। पहले का इतिहास इसी से पता लगाया जाता है। आगे की ओर हम बढ़ते हैं। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियां को कीड़ों ने खा लिया। ऑब्वियसली सी बात है दोस्तों, पांडुलिपियां पेड़ों के छाल से पर लिखी हुई होती थी, तो उसमें तो कीड़े लगेंगे ही। तो कुछ ऐसे पांडुलिपियां जिसके बारे में इतिहास में जिक्र किया गया है कि उसे कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध है। प्रायः ये पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषय की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी है। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृतिक और तमिल में है। प्राकृतिक भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके तथा उनका पालन कर सके। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिन्हें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं।
उदाहरण के लिए पाया शासक लड़ाइयों में अर्जित विजय का लेखा जोखा रखते थे। क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेखा लिखने वाले के क्या लाभ थे? ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाई आती थी? ये हम आगे चर्चा करेंगे। यहाँ पे कुछ बात लिखी गई है जो हमको पढ़ लेना चाहिए। यहाँ पे लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 7 में जब हम कुछ लिखते हैं तब पढ़ोगी। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। सही बात है। लिपियां अक्षरों तथा लिपियां अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती हैं। जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा आरामैइक नामक दो भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। इसमें तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ये अफगानिस्तान के कंधार से मिला है जो अशोक की अभिलेख है। यहाँ पे हम नीचे पढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसे वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातात्विक आर्कियोलॉजिस्ट कहलाता है। पुरातात्विक पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्र तथा मूर्तियां बाएं एक प्राचीन मूर्तियां का अध्ययन करते हैं। वे औजार, हथियारों, बर्तनों, आभूषण तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट ना होने वाले होते हैं। पुरातात्विक जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियां के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। क्या पुरातात्विकों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातात्विक को हम आर्कियोलॉजिस्ट कर सकते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट उन जासूसों की तरह है जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। अतीत एक या अनेक। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की और ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोग के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों को अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवनों से बहुत भिन्न अलग था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में विद्यमान थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है
उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातात्विक की साक्ष्य से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। तिथियां का मतलब ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, नेक्स्ट दिन हम तिथियों का मतलब जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में अगर हम आपको आगे बता देंगे तो आप आगे जानिएगा। और हम नेक्स्ट वीडियो में आपको मैप जो छोड़े हैं वो भी समझाएंगे। मैप के बारे में हम पहले गहन से अध्ययन करेंगे, जिससे हम आपको आसानी से ज़्यादा अच्छे से बता सके। हम उतना ही आपको बताते हैं जितना हम जानते हैं और किताब में दी हुई है। हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जानें और आपको बताएं। अगर हमें इस वीडियो में कही गई कोई बात गलती हुई होगी तो हम माफ़ी चाहते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों।